और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया जिसमें मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है डॉक्टर तारिक। डॉक्टर तारिक के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑल द वे वो खड़े रहते हैं कि ज़ीशान को कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, कहाँ मदद की ज़रूरत है। डॉक्टर तारिक अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू फॉर दैट लव यू गिविंग मी। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अच्छा, इनका एक बताऊं कि इन्होंने एक मुझे तोहफा दिया, उसमें चेक खराब हो गया बेचारे ने, तो मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर किए। थैंक यू। क्यों जिक्र करते हैं आप इन नहीं तो देखिए जो अच्छी चीज है उसको जिक्र करना चाहिए। अच्छा जी, इसी के साथ आपा बैठी हैं जो कि जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था 2008 में, तब से अरूज नाज निज़ामी के साथ मुलाकात हुई और फिर आपा लोगों से बातचीत हुई। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारी एक वकील आपी भी हैं, ये डॉक्टर आपी हैं, तो सबसे जब बात हुई, सबसे जब बात होती है, घर वाला माहौल है। तो डॉक्टर फरहत अली जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आज हम बच्चों पर बात करेंगे। ना सिर्फ बच्चों पर बात करेंगे बल्कि बेहतरीन तरबियत, हर माँ बाप बेहतरीन तरबियत करता है, लेकिन कहाँ कहाँ क्लॉज और फ्लॉज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब बोलूंगा बड़ा मुश्किल से क्योंकि मुंह पे आपा चढ़ा आपा की बोलने की आदत है। तो आपा बोलने की आदत है। एक्चुअली ज़ीशान से एसोसिएशन ऐसी है जैसे अपने भाइयों से होती है, फैमिली की तरह, जैसे इन्होंने कहा है, तो वो एक रिश्ता है जो अल्लाह करे कायम रहे इंशाल्लाह। और अब अरूज को भेजना है अपने शो पर, ठीक है? क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लिया था, और डॉक्टर साहब जब तक मैंने रेडियो पाकिस्तान पे ज्वाइन इन रहा तब तक आज 12 रमजान मुबारक है, ये अरूज नाज की आवाज थी। और मुझे आज भी मतलब जब भी रमजान आता था वो अरूज की वहां पे ना होते हुए भी प्रेजेंस मौजूद थी, क्योंकि जितने भी प्रोमोस थे वो तमाम अरूज नाज निज़ामी की आवाज़ में थे। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ के साथ खूबसूरत शख्सियत भी दी अरूज को, और अल्लाह ताला उसके नसीब भी बहुत अच्छा करे, आमीन। हम डॉक्टर आपकी तरफ आते हैं, अब वापस आ चुके हैं। अच्छा, मिला जुला रुझान जो है उस पर हम बात करेंगे। आप आपसे भी सवाल होगा बच्चों के हवाले से। मिला जुला रुझान है, सुबह निकलते हैं एकदम से धूप है, जैसे कल हम निकले तो कल बारिश एकदम से तेज हो गई, फिर लोग आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि उसमें कभी नज़ला ज़ुकाम है या गला खराब होना है, तो उसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए बीइंग अ बड़ा बंदा बच्चों के लिए? एक चीज़ जो हम लोगों ने पहले भी, मैंने लास्ट टाइम शो पर जिक्र किया था, हम भूल चुके हैं मास्क को। ठीक है, सबसे बेहतर जो हमें प्रोटेक्शन देता है वो मास्क देता है। इस वेदर में भी लड़के पहने तो मम्मी डैडी भी कहते हैं, बस वो सारी चीज़ें आ जाती हैं घुमा फिरा के बीच में, लेकिन मास्क इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। इवन वी डोंट हैव कोविड नाउ, लेकिन हमें और बहुत सारी चीज़ों से बचने में मदद देता है। इतनी पॉल्यूशन है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस पॉल्यूशन से बचने के लिए आप अच्छा मास्क लें, वो लगाएं। आप अगर इस वेदर को छोड़ दें, पॉल्यूशन ही हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अभी आप देखें मॉस्किटोज और फिर मक्खियाँ और ये सब कुछ इतनी भरमार है, इतनी भरमार है जिसकी हद नहीं। आप मेरे ख्याल गाड़ी के अलावा बाहर नहीं जाते होंगे, थोड़ा सा जाके देखिएगा, आप भी गालिबन देखा होगा, इतनी मक्खियाँ हैं बाहर जिसकी हद नहीं। किसी कोने में आप चले जाएँ, आप पंखे के बगैर कहीं बैठते हैं तो आपको बैठने नहीं देंगी। घर के अंदर भी यही हाल है। तो ये वेदर की प्रोडक्शन होती सारी चीज़ें, अब उससे बचना आपको पता है। कैरियर जो होता है, जरासीम वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, सबसे बड़ा रोल उसमें मक्खियों का होता है। तो अब आप कैसे गले खराबी से बच सकते हैं? जब आप इस वेदर में घूमने भी निकलते हैं, हमारा अपने गोलगप्पे भी खाने हैं, अपने समोसा चाट भी खानी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग ले रहे होते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करेंगे तो इससे बचेंगे। ठीक है, सबसे चीज़ बड़ी चीज़। और बिल्कुल हमें बचना किस तरीके से, बच्चों के लिए एक ब्रेक के बाद हम आपस से जानेंगे। इसी के साथ देखते हुए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान है सर। और जनाब हम वापस आ चुके हैं, और साथ साथ कभी कभार लाइफ में ऐसे काम होते हैं। अच्छा जी, हम आपा की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जो न्यू बॉर्न्स हैं और वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर पे, उनका वो कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एकदम से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बुखार में चला गया है या बहुत ज़्यादा नाक बंद हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, अब रात का टाइम है, अक्सर जो नए नए पहले बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा दादियाँ दादा जो है वो नई रात में लेकर जो, तो इस टाइम पर अगर माँ बाप को हाथ पांव पड़े हैं, क्योंकि पहले बच्चे में तो हर कोई बड़ा केयर कर रहा होता है, चौथे में तो बेचारे कहते सही हो जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि उस टाइम पे बच्चे को क्या फर्स्ट एड क्या दें तो उनको नाक खुल जाए और वो बच्चा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सही करे? देखिए, ये दो बातें हैं। एक तो हम न्यू बॉर्न केयर के बारे में बात करना चाहेंगे, दूसरी बात है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, इन दोनों की केयर में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर हम बच्चा रिसीव करते हैं इमरजेंसी सेक्शन से है या नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन वो किसी कॉम्प्लिकेशन से, मदर को भी कॉम्प्लिकेशन थी, उसके बाद वो डिलीवर हुआ है, तो उस बच्चे को तो हम इनिशियल फ्यू आवर्स जो है वो हम रखते हैं ऑब्जर्वेशन में, उसका सक्शन है, नेबुलाइजेशन है। तो सारा इंक्यूबेटर में होगा? इंक्यूबेटर में नहीं, हमारे पास इमरजेंसी ट्रॉली होती है और उसमें वार्मर लगा होता है जो बच्चे को वार्म करता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करके अगर बच्चा नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो
पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दें। लेकिन अगर आप बात घर की कर रहे हैं तो घर में जो है जैसे अमूमन बच्चों का नेज़ल ब्लॉक हो जाता है, पेरेंट्स ने जो है वो पंखा तेज़ चलाया हुआ, ये एक भी क्वेश्चन और भी है कि अमूमन पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बहुत गर्मी है और पेरेंट्स आते हैं कि जी डॉक्टर साहबा हम बच्चा छोटा है, अभी फ्यू डेज़ का है और हम एसी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं कि उसको कैसे, मतलब मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर बहुत गर्मी है तो न्यूबॉर्न अगर आपके पास है तो उसकी सज़ा आप अपने आप को ना दें, आप खुद गर्मी में ना सड़े, आप बिल्कुल एसी चला सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि बिल्कुल एसी के सामने, विंग्स के सामने बच्चे को ना रखें, ठीक है, और बहुत उसके मतलब ईजी क्लोथिंग आप उसकी करें, बच्चे की मूवमेंट सही तरीके से हो रही हो, ठीक है, और ना ओवर रैप करना है, ना ही उसको बिल्कुल खोल के आप एसी में लिटा दें। टेम्परेचर आपको एक फिक्स उस पर रखना है कि बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं होनी चाहिए एसी की। इसके अलावा फैन साथ में चलना चाहिए कि वो जो सर्कुलेट होती रहे एयर, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर नेज़ल ब्लॉक होता है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो है नॉर्मल सलाइन के कतरे होते हैं। जो नॉर्मल सलाइन है वो हम बच्चे की अमूमन बताते हैं, न्यू बॉर्न्स को तो मैं देती हूँ कि ये नाक में डालते रहें और उसके बाद जो है बच्चे का एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फीड भी करा सकते हैं, नॉर्मल भी। लेकिन सिर्फ यही इलाज नहीं, अगर इससे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, बच्चा साइनोज हो रहा है, इसके पेरिफ्रीज जो है वो काले हो रहे हैं, तो ये साइंस ऑफ अलार्मिंग साइंस है। आप उसको हॉस्पिटल लेके तो उसको हॉस्पिटल लेके जाए। फिर उसको ऐसे सवाल है आपके लिए कि बच्चे को पैदाइशी शुगर होती है बच्चे को पैदा होते हुए? नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पैदाइशी हमारे बच्चे को शुगर है और डॉक्टर्स ने जो है वो उसको डायरेक्ट जो है वो आईवीज पर ड्रिप्स पर डाल दिया, तो अब वो हमें 22 दिन बाद मिला है, लेकिन हमें टेंशन रहती है। तो क्या देखिए, बच्चे को शुगर नहीं होती है, मदर्स को शुगर होती है, ठीक है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, या कोई डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक है वो भी कंसीव कर सकता है। और उसका जो बॉर्न बच्चा होता है, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसकी शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम जो मेडिसिन देते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में मुंतकिल होती है। तो बच्चे को डायबिटीज नहीं होती है, उसकी शुगर कम होती है जब वो पैदा होता है। अच्छा, ठीक है। तो जब वो पैदा होता है तो हम फर्स्ट जो चीज़ हम करते हैं कि अगर डायबिटिक मदर है और उसका बच्चा पैदा हुआ है, अमूमन ऐसे बच्चे जो है वो ओवरवेट भी होते हैं क्योंकि वो इंसुलिन डिपॉजिट होती रहती है और बच्चे का वेट बढ़ा देती है। तो फिर बच्चे की जब हम ब्लड शुगर करते हैं तो वो बहुत कम होती है। तो इस सूरत में हमें बच्चे को ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं ताकि उसका ब्लड शुगर मॉनिटर मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसको फीड शुरू करा देते हैं ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। अगर ये 22 दिन की जब आप बात कर रहे हैं तो वो कोई और कॉम्प्लिकेशन साथ होगी, क्योंकि डायबिटिक मदर के बच्चों में अमूमन और भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लंग्स के हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसको ट्रीट करने की वजह से उसको इतना लॉन्ग स्टे रखा गया होगा। सिर्फ ब्लड शुगर अगर कम है तो हम ड्रिप लगाते हैं इनिशियल, बच्चे को फीड कराते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अगर ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई मदर फीड पे या जो भी आप फीड करा रहे हैं तो फिर हम पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं। बेहतर आपके लिए सवाल आया है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी 2 आर्टरीज ब्लॉक हैं, लेकिन मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, क्या मैं खेल सकता हूँ? नहीं जी, देखें अगर ये प्रॉब्लम तो सबसे पहले जैसे हम लोग कहते हैं जीए फिटनेस, तो उनको अपनी फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। हार्ट प्रॉब्लम किसी भी किस्म की होगी तो उसमें कई, जैसे आपने, मैं पूरा प्रॉब्लम आपका सवाल सुना नहीं, आपने क्या बोला था शुरू में? बंदे की बाल 2 आर्टरीज ब्लॉक हैं, आर्टरीज ब्लॉक है। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, क्या मैं खेल नहीं जी, देखें अगर उसकी आर्टरीज, मेन आर्टरीज ब्लॉक नहीं है और उनको तकरीबन बीपी वगैरह नॉर्मल रहता है, ऑन मेडिसिन है, तो फुटबॉल खेल सकते हैं। फुटबॉल में हिस्सा खुल के नहीं ले सकते। लेकिन अगर आर्टरीज ब्लॉक है तो ब्रीथ नहीं, देखिए ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितनी है, और फिर आजकल ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाती है, स्टंट वगैरह यूज़ कर लिए जाते हैं तो उसकी सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सवाल बाकी में है कि ये अब ऑफिस से ही कर रहे हैं, कोई है ऐसे पेशेंट? हाँ जी, नहीं, वो ऑफिस से ही है उनका सवाल कि उनके है, तो उन्होंने ये कहा कि बाईपास का बोला है, लेकिन हमें किसी ने कहा कि स्टंट से भी बेहतर हो जाता है। हाँ, स्टंट बेहतर है, लेकिन बाईपास तो देखें अब नॉर्मल चीज़ हो गई है आजकल, बाईपास हो इतना बड़ा मसला नहीं है। कटता इंसान पूरा। हाँ, कटता तो है, वो बात नहीं है, लेकिन स्टंट वगैरह उसका अल्टरनेट है। ठीक है, तो वो बेहतर होता है। लेकिन फुटबॉल ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी गेम होता है फुटबॉल, उसके अंदर फिर उसको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। रिकमेंड नहीं करेंगे आप फुटबॉल प्रॉपर खेलें। ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा सवाल ये है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने के बाद
बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता है। और नमक वाला पानी भी पी रहे हैं, एक वो जो साशे आता है वो पी रहे हैं, लेकिन नहीं मेंटेन हो पाता। देखिए बीपी लो होना एज के साथ रिलेट कर सकते हैं, अगर उनकी एज कितनी है देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना वो ऑलरेडी बीपी लो का, क्योंकि आपके बॉडी के जितने मिनरल्स या नमकियात वगैरह जितने भी आपके स्वेटिंग में जा रहे हैं, खासतौर पे सोडियम क्लोराइड, तो आप नमक वाला पानी भी पी सकते हैं, ऑरेंज भी पी सकते हैं फौरी तौर पे। और फिर पहले इसका काज ढूंढना पड़ेगा वाई कि बीपी लो क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जिम में आजकल बड़ा एक ट्रेंड, देखें हम क्या टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब को हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक लड़के का सवाल है कि जो एक गोली आती है ऑरेंज से कलर की, पानी में डाल के पीते हैं 1000, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये बोला कि उसको रेगुलर पीने से गुर्दे में पथरी हो जाती है, क्या ये सही बात है? देखिए स्टोन फॉर्मेशन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ओवरडोजेज अगर कैल्शियम की ले रहे हैं मे भी पॉसिबल। ठीक है। हाँ, आप दिन में 4-4 दफा CSC ले रहे हैं कि भाई मुझे तो ये ताकत की तो ले सकते हैं। हाँ, एक दफा तो ले सकते हैं, लेकिन देखें अब आप ताकत की गोलियां 30 गोलियां होती हैं शीशी में, 30 एक साथ खा लेंगी तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना जो आपको डिजायर। वो तो 1 डोज RDA के हिसाब रिकमेंडेड डोज आप लेंगे 1 OD, तो उससे फायदा होगा। आप कैल्शियम की आपको जितनी जरूरत है अगर आप एक ले लेते हैं, और अगर आप ओवर स्वेटिंग हो रही है आप 2 ले सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। ओवरडोज करना भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि हम जो घर में बच्चे बीमार तो होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, उस बारे में मैं चाहूँगा क्या बात करें। ये अमूमन हमारा अलमिया है। एक मतलब बेनिफिट एक ये भी है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उसमें बच्चों की प्रोटेक्शन भी अच्छी होती है। दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी होती है, वो उसको टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरा मसला ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर एक ही एज ग्रुप के डिफरेंट बच्चे हैं, नंद का भी बेटा है या आपकी और जो इन लॉज हैं उनके भी बच्चे हैं और आपका भी बच्चा है, तो आप फौरन हर स्टेज पे उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। उसकी हाइट का, उसके वेट का, उसके खाने पीने का, उसकी और हैबिट्स का, उसके स्कूल रिजल्ट्स का, ये हमारे यहाँ बहुत कंपैरिजन होता है। एक बच्चा जो मेरे पास आता है कि अपनी एज के लिहाज से उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, उसका वेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मदर आके ये कहती है कि मेरी जो देवरानी का बेटा है वो इसी एज ग्रुप का है, वो तो इससे लंबा है, उसकी हाइट तो इससे बहुत अच्छी है, वो तो उसका वेट इससे बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, एक हाइट, वेट, एक तो हर बच्चे का अपना एक मेटाबॉलिज्म है, उसकी अपनी डाइटरी हैबिट्स हैं, और पेरेंट्स से जो जेनेटिक्स वो लेकर आ रहा है, मदर फादर की दोनों की हाइट, मिड पेरेंटल हाइट हम लेते हैं, वो बच्चों में हम देखते हैं। अगर शॉर्ट हाइटेड हो तो फिर एक स्टेज पर आके उन चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर बच्चा अपनी एज के एतबार से उसकी हाइट भी अच्छी है, उसका वेट भी अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कंपेयर करने की। हो सकता है उनके पेरेंट्स की हाइट आपसे ज़्यादा हो, उसकी डाइटरी हैबिट डिफरेंट हो, तो हो सकता है वो नॉर्मल वेट का नहीं, ओवर वेट हो बच्चा, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बच्चों को स्कूल्स में डालते हैं तो स्कूल रिजल्ट्स का इतना प्रेशर बच्चों को दे देते हैं कि बाज़ औक़ात तो बच्चे साइकेट्रिक इलनेसेस में भी मुब्तला हो जाते हैं। इतना वो प्रेशर लेते हैं कि जी वो ये बच्चा वो तो टॉप करता है, मेरा बच्चा जो है वो उसके रिजल्ट्स ये, चाहे वो रिजल्ट उसका इटसेल्फ अगर हम देखें तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन कंपैरिजन। तो मैं मदर्स को हमेशा ये समझाती हूँ कि अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से कंपेयर ना करें। आप उसको एज ए इंडिविजुअल लें, उसकी हाइट ठीक है, उसका वेट ठीक है, उसकी डाइटरी हैबिट्स ठीक हैं, स्कूल जाता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ लड़की में अगर आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, क्या बच्चा जो सवाल के बाद, या पहले ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते सवाल करते हैं कि हमें बच्चे की नशोनुमा कैसे करनी है, ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर मौजूद हैं, और रैपिंग की जहाँ तक आपने बात बताई सबसे। अच्छा डॉक्टर साहब, वो वर्ड क्या था, मेरा वर्ड सही नहीं पता चला। हाँ, छिले में जो है वो पूछा गया कि जो डेज होते हैं उसके अंदर ये कहा जाता है कि गर्मी में रहना है, AC में नहीं आना, पंखे में नहीं आना, और खाने में जो है वो एहतियात करनी है, और साथ साथ ये वाली चीज़ कि बच्चे से दूर नहीं होना, मतलब आप बाहर बैल्कनी में भी नहीं जा सकते। और ये आया है कि दिल बड़ा घबरा रहा होता है कभी कभार, तो ये कि बच्चे पे बाहर के असरात सारे आ जाएंगे, तो माँ से इतने ज़्यादा लगते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चिल्ला जिसे आप कह रहे हैं, ये आफ्टर डिलीवरी 40 डेज को लोग चिल्ला कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वही फिर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात आ जाती है कि
अमूमन लोग खवातीन को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी तुम्हें ठंडा पानी से तो खैर बेहतर है कि आप नीम गर्म पानी पिए, वो तो ठीक है, लेकिन ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है कि बेचारी वो भूखी रह जाती हैं कि ये नहीं खाना, तुम ये खाओगी तो बच्चे को पेट में दर्द हो जाएगा, हल्दी खाओगी तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, और दूध पियोगी तो टांके पक जाएंगे। ऐसा हल्दी से बराह रास्त जॉन्डिस का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि दूध पिलाने वाली माँ को ज़्यादा बेहतर खुराक की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत होती है। मतलब इतना आप उसको सफिकेटेड कर देते हैं कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं तो उसमें ख़वातीन जो है वो मेंटल सिकनेस तक का शिकार हो जाती हैं। तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, उनको अच्छी ग़िज़ा देना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये कि बिल्कुल उसको हवा नहीं लगानी है, ना मदर को ना बच्चे को, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारी कल्चरल मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ लोग जो है वो बच्चे को, अगर आप देखें तो बच्चे को एक बहुत मोटे से कपड़े में लपेट कर उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बांध देते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे के हाथ पांव बिल्कुल नहीं हिले, वन पीस बना देता है उसको। बिल्कुल, ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस है। और अमूमन मैं मतलब पेरेंट्स को समझाती हूँ तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे घर वाले ये कहते हैं कि बच्चे को ऐसे रखें। तो मैं समझाती हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझ है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन बच्चे को नॉर्मल हाथ पांव चलाने दें। और देखिए वेदर को भी आपको बहुत नज़र में रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 38 का टेम्परेचर और आपको उतना ही रैप करके रखना है जितना आप जो है वो 6 टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो ये नहीं। मतलब सर्दी है तो डेफिनेटली आपको उसको लपेटना भी है, ऊपर से उड़ाना भी है, उसको कैप भी पहनानी है, सॉक्स भी पहनाने हैं। इवन छोटे बच्चे न्यू बॉर्न्स हैं तो उसको ग्लव्स भी पहनाने हैं अगर बहुत ठंड है, इस तरीके से उसकी हिफाजत करनी। लेकिन अगर गर्मी हो रही है तो मैं कहती हूँ ये कैप नहीं पहना है, बहुत ओवर रैप नहीं करें। तो ये अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, अमूमन होता ये कि इतना रैप करके आते हो, कहते हैं कि जी बच्चे को बुखार हो रहा है, तो थोड़ी देर मैं उसको खुला छोड़ती हूँ और फिर उसका टेम्परेचर दिखवाती हूँ तो नॉर्मल होता है, और उसको बुखार की दवाएं भी दी जा रही होती है। तो गलत है, तो जाहिर है इसको नुकसान भी होता है बच्चों को फिर। ठीक। अच्छा मुझे बताएं कि बच्चा पैदा हो गया, नॉर्मल है या सीजर है, जो भी है, उसको जब आप घर लेकर आते हैं 3-4 दिन बाद जब घर आप लेकर आते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट एसी वाले रूम में जा सकते हैं या अलाउड नहीं होता? नहीं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। इवन हॉस्पिटल के रूम्स जो है वो एसी होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप उसको डायरेक्ट फैन के नीचे ना रखें, थोड़ा सा नॉर्मल फैन चलाते रहें, उसको नॉर्मल तरीके से रैप करते रहें। टेम्परेचर ये नहीं है कि बहुत आपने 16 पे अपना एसी रख दिया है, ये नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, नॉर्मल रैपिंग के साथ बच्चे को रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल है कि आपने एक सवाल अभी, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं, खातून जो देख रही होती हैं, कि आपने कहा कि खुशी की लहर उनमें दौड़ गई कि जो डायबिटिक मदर है वो कंसीव कर सकते हैं, जबकि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, मतलब जो उनको बताया गया। तो क्या इसके लिए कोई इलाज है या कुछ है, वो जानना चाह रही हैं असमत। देखिए डायबिटिक मदर बिल्कुल कंसीव कर सकती है, और हमने देखा है टाइप 1, टाइप 2, इवन टाइप 2 तो नॉर्मल एक चीज़ है। या गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है कि जो सिर्फ प्रेगनेंसी में हो जाती है, नॉर्मल पहले ब्लड शुगर मेंटेन कर रही होती है ख़वातीन, उसके बाद प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो वो भी अगर अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर रखें, खुराक का ख्याल रखें, और जो दवाएं हैं वो बाकायदगी से लेती रहें और ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहें, तो उनका बच्चा सही ग्रो करता है। इवन टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, वो मदर्स भी जो है कंसीव करती हैं और नॉर्मल हेल्दी बच्चे होते हैं। ठीक है। तो मतलब आप आकर डॉक्टर फरद से आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें डॉक्टर आपको बताएंगी वो हम तो नहीं बता सकते। और नेचुरली सी ये बात है कि डॉक्टर फरद के लिए अगर मैं ये बात बोलूँ कि वो यहाँ बैठकर आपको सब चीज़ें बता सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पर्सनली इनसे मिलना होगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो मैं नहीं कहता, लेकिन प्राइवेट आप कहाँ बैठती है, ज़रा बता दें ताकि लोग आप से कांटेक्ट कर सकें। मैं मुमताज़ हॉस्पिटल, टाइमिंग और डेज? यहाँ पे मैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होती हूँ 5 to 6। ठीक है। और इसके अलावा खिदमत हॉस्पिटल होती हूँ, वहाँ पे मैं 2:30 से 4 बजे तक डेली होती हूँ। इवनिंग में मैं शेड हॉस्पिटल है नॉर्थ कराची में, वहाँ पे मैं 6 से 8 होती हूँ। ठीक है। और यही तमाम मेरी कमिटमेंट्स हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई फीमेल ऐसी आती है जो बच्चे के लिहाज से नहीं आ रही, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके घर में औलाद हो,
या एक बच्चा हो गया डायबिटीज हो गई तो वो इस चीज को भी कंसल्ट करने आ सकती है आपके पास? देखिए, इसको तो बेहतर एक जनरल फिजिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। गायनेकोलॉजिस्ट आपको इनफर्टिलिटी के एतबार से जो है वो ट्रीट करती है, और एक जनरल फिजिशियन जो है वो आपकी जो एसोसिएटेड डिजीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन चीजों को वो लेके चलेगा। तो ये पैदा होने से पहले ये उनका कोऑर्डिनेशन है, पैदा होने के बाद हमारी जिम्मेदारी है। जबरदस्त। मतलब आपकी तरफ आते हैं कि अगर कोई मेल डायबिटिक हो गया है, और ये भी कहा जाता है कि अगर आप डायबिटीज हो गई हैं तो आप नहीं बाप बन सकते, या तो वो अगर पेशेंट आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको ट्रीट करते हैं? नहीं जी, देखें बिल्कुल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन इसमें देखें डायबिटीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फर्टिलिटी के हिसाब से। ठीक है। इसमें अमूमन बहुत सारी कंप्लेन मेल लेकर आ रहे थे, लेकिन इट इज़ एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, तो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है। अगर उसको प्रॉपरली शुगर मेंटेन की जाए और थोड़ा बहुत मेडिसिन पे हम लोग उसको रख के बाकायदा वो मतलब बाप बन सकते हैं बिल्कुल, मगर इसमें होता है प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका चलते चलते एकदम से दिल तेज धड़कना, अच्छा हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एसोसिएटेड होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या नहीं? नहीं, देखें मे भी पॉसिबल ऐसा होता है, क्योंकि देखें जितनी भी चीज़ें हैं आपकी धड़कन इरेगुलर होती है, रेगुलरली इरेगुलर होती है, कई चीज़ें दिखी जाती हैं, और इसको पीवीसीज हम लोग कहते हैं। और होता है कि जब आपकी धड़कन अचानक तेज़ हुई और अचानक कम हो गई, आप नॉर्मल चल रहे हैं, अगर आप भाग के आए, बहुत सारी चीज़ें बीच में इफेक्ट करती हैं। नॉर्मल वे में आप बैठे हुए और धड़कन आपकी तेज़ हुई कम हुई तो आपको प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, उसमें इको वगैरह हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, फिर एज रिलेटेड होती है, अगर फर्ज करें 35 प्लस हैं तो उनको वैसे भी अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर धड़कन बैठे बैठे तेज हो रही है, थोड़ा सा चलने से भी धड़कन तेज हो रही है, हाँ, तो इनिशियल कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि मेल को करवाने चाहिए? नहीं, देखें सबसे पहले तो हम CBC करवाते हैं, जो कॉमन चीज़ है, उसके बाद हम लोग लिपिड प्रोफाइल की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले हम उसका लाइफस्टाइल और उसकी दूसरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री हमें मिल जाए तो फिर हम उसको इंडिकेट करते हैं कि आप इको करवा लीजिए, ECG करवा लीजिए, एक्सरे चेस्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रॉपर कराने के बाद फिर हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन दिल की धड़कन बिला वजह नहीं होती, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब एक चीज़ होती है कि ओबेसिटी, जैसे मेरा तो खैर केस ही डिफरेंट है, मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं जो कि बीच में स्टॉप हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ओबेसिटी का एक प्रॉब्लम है, अच्छा कुछ लोग हैं जो कम करना चाह रहे हैं, 2-3 से मैं मिला था, उन्होंने कहा डॉक्टर तारिक मुझे नहीं पता था कि आप कॉमनली आज मेरे पास होंगे, कि आपका जो वेट कम ना हो रहा हो, एक बंदा एफर्ट भी कर रहा है, वो डाइट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वेट ना कम हो रहा हो, तो उसके लिए वो क्या करे? देखें, सबसे पहली चीज़ ओबेसिटी तो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं मोटापा एक बहुत 100 बीमारियों की एक जड़ मोटापा होता है। मोटापा जंग है। हाँ, बीमारी है, इट इज़ आल्सो डिजीज़। जैसे आप कह रहे हैं ना ओबेसिटी, इट इज़ आल्सो डिजीज़। हम इसको कंसिडर किया, मेडिकल में इसको कंसिडर किया जाता है एज ए डिजीज़, ट्रीट भी किया जाता है। अब अगर वज़न कम करना किसी की ख्वाहिश है, खामखा में नहीं, थॉरपेटिकली फर्ज करें उसका वज़न है 110 kg, एज है उसकी 30, तो उसको डेफिनेटली अपना वज़न कम करना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी बंदा है, वो बिला वजह में वज़न कम करना चाह रहा है तो वो गलत हो जाता है। अगर आपकी हाइट के हिसाब से BMI बनाया जाता है, अगर उसके हिसाब से आपका वेट ठीक है तो आप उसको कम ना करें। मसल मास जो है वो हम ओबेसिटी में नहीं काउंट कर सकते। आपका पेट निकला हुआ है, आपकी थाइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, हिप्स पे बहुत ज़्यादा वजन, हाँ आपकी बेलीज बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम उसको ओवरवेट में, और फिर क्या देखा जाता है कि उसकी लुक, आजकल लोग लुक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ऐसा ही है कि यार हमारी लुक ज़रा वो हो जाए, 6 पैक वाली बन जाए, तो वो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वेट कम हो जाता है। लेकिन हम लोग दरअसल चाहते ये है कि हम सब कुछ भी खाएं और वजन भी कम हो। अच्छा, डॉक्टर साहब कोई गोली दे दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अगर एक बंदा डाइट भी प्रॉपर कर रहा है, क्योंकि जिसकी बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका 35 kg एक्स्ट्रा चढ़ चुका है उस पे, लेकिन वो कम नहीं हो रहा क्योंकि उसकी हाइट है शायद आई गेस 5'8" उसकी हाइट है। एज कितनी? उसकी 31 ही है एज भी। अच्छा, लेकिन मसला ये कि उसका BMI जो निकाला उसमें 36 to 35 kg उसका बहुत ज्यादा ऊपर है, एक्स्ट्रा। और वो कह रहा है कि मैं कम करना चाहता हूँ, जिम में है वो लड़का, मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, तो उसने मुझे पैगाम दिया था आपके लिए कि डॉक्टर जिम भी कर रहे हैं, वो जिम भी कर रहे हैं लेकिन नहीं कम हो रहा। देखिए थायराइड वगैरह भी इसके लिए देखना होता है कि इसके कोई अंडरलाइन कोई और डिजीज तो नहीं है कि जिसकी वजह से इतना स्टबर्न हुआ है। तो अब आप कौन सा टेस्ट करें? समटाइम्स होता है, देखिए थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए। और दूसरी बात ये कि समटाइम्स हम ये समझ रहे हैं कि हम डाइट सही कर रहे हैं, वो डाइट ठीक नहीं होती है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप
प्रोटीन डाइट पे, लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट पे नहीं, कार्ब्स भी आपके लिए ज़रूरी है। एक बैलेंस डाइट जो है वो अगर आप कीटो पे या इस तरह की डाइट्स पे जाते हैं, वो रैपिडली फॉल तो होता है लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप एक बैलेंस डाइट के साथ इसमें कार्ब्स भी हों, प्रोटीन्स भी हैं, फैट भी आपको लेना ज़रूरी है, तो वो उस बैलेंस के जब साथ आप चलते हैं, प्लस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली वॉक कर रहे हैं, तो वेट कम होता है। जबरदस्त। इसका एक बेहतरीन सवाल आपके लिए है। मैं पहले डॉक्टर साहब तो फिर मुझे बताएं कि आपके पास फिर वो या तो उनको मैं रेफर करूं? नहीं, बिल्कुल रेफर कीजिएगा, लेकिन देखें अगर उसको वाकई ही वेट लॉस करना तो उसके बहुत सारे तरीके अदर देन डाइट भी हैं। वो स्टमक में एक बैलून लगा देते हैं, बहुत कुछ सर्जिकल भी होता है कि आप उसको, आपको भूखी 1/4 रह जाएगी आपकी, तो जैसे लेकिन उसको कहते हैं वापस निकल जाता है बैलून। हाँ, वो बैलून भी निकाल देते हैं बाद में। ठीक है। अगर वो विग्रेसली चाह रहे हैं कि मेरा वजन जल्दी कम हो, तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ेगी, वो भी अंडर डाइटिशियन, नहीं तो आपको पता लगेगा फिर आप झुक के चल रहे होंगे तो 1 महीने के बाद। ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी कि आप डाइट प्रॉपर लें और उसका एक्सरसाइज मखसूस करें। आप उनका पता नहीं पेट निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ, वजन किस हर तरफ से वो बंदा वो हाँ, वो मतलब फिर वो लगता है, वो जैसे आता है बबलू टाइप का है, तो देखें फिर उसमें ऐसा है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही है। तो मैं ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूं। 40 kg कम किया है 3-3 महीने में। ठीक और हो जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं, लेकिन एक बात है कि मैं बात करूंगा अब आपकी तरफ ये है कि आपने कहा कि डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो एक आम फहम जुबान में जो लोगों का बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि ये जब आते हैं, अब मुझे बात भी करनी है, मुझे बुलाना भी है डाइटिशियन को अपने प्रोग्राम में, कि ये जब आते हैं तो ये हजारों की डाइट बताते हैं। मतलब एक बंदा जो कि देखिए अगर एक अमीर को अच्छा लगने का हक है तो एक नॉर्मल तबके के बंदे को भी अच्छा लगने का हक है। ये तो आप भी मानती है, डॉक्टर साहब आप भी मानते हैं, लेकिन वो आपके 2 घंटे बाद ये खाना, अच्छा मैंने देखा भी, मैंने YouTube पे काफी सर्च किए इस चीजों को, 2 घंटे बाद ये खाना है। अब एक बंदा जो कि अपनी लुक को अच्छा दिखाना चाहता है, लेकिन वो बैठकर वहां पे गाड़ियों को टायर सही कर रहा है, वो बेचारा कहां 2 घंटे बाद खाएगा? देखिए, अगर कमर्शियल बेस्ड नहीं है ये चीज़ें, तो आप बिल्कुल सिंपल घर की डाइट से आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, बच्चा हेल्दी सेहतमंद हो सकता है। ठीक है, मतलब देखिए बहुत सारे लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, वो 10 पैक्स में बच्चों के जूसेस हैं, वो जो पीडियाट्रिक्स वो आते हैं, उसमें चंक्स हैं, उसमें निकल क्या रहा है, फ्रूट के चंक्स निकल रहे हैं। ठीक है, आप फ्रेश फ्रूट क्यों नहीं दे सकते? और कोई भी अच्छा न्यूट्रिशन आपको ये मशवरा नहीं देगा कि आप कैन फूड दीजिए। प्रिजर्वेटिव्स जो है वो तो एडल्ट के लिए भी नुकसानदेह और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए, हम कमर्शियल दूध पे भी नहीं जाते। सही। ठीक है, इनकेस अगर आप दे रहे हैं तो उसकी वीनिंग डाइट शुरू करनी है, वो भी घर की चीज़ों से। मतलब एक मदर्स का पहला मतलब जो सवाल आता है, डॉक्टर साहब हम सिरिलैक शुरू कर देते हैं। मतलब सिरिलैक क्या है? ठीक है, आप जो घर में बना रहे हैं, मैं कहती हूँ चावल वाली खिचड़ी आप बनाना शुरू करें, जिसमें चावल की मकदार ज़्यादा हो, दाल थोड़ी सी हो, उसको अच्छी तरीके से घोट के वो चीज़ आपको उसको शुरू कीजिए। उसके बाद आप वेजिटेबल्स शुरू करें, वेजिटेबल्स उसको घर में बना के उसको मैश करके वो दें। वेजिटेबल का सूप बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा आप जूसेस घर में निकाल के बच्चों को दे सकते हैं। आम आ रहे हैं, आम बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, वो छोटे छोटे पीसेस करके, अगर छोटे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको मैश करके, अगर बड़े बच्चे हैं तो उसको जूस बना उसको नॉर्मल क्यूब्स बना के आप दे सकते हैं। टेस्ट भी इतना अच्छा होता है कि बच्चों को पसंद होता है। हम तो ये कहते हैं कि 1 साल के बाद आप बच्चे को टेबल फूड दें जो आप खा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप एक कस्टर्ड बनाती रहें, उसके लिए आप हर वक्त दलिया घोटती रहें, आप ये बनाएं, आप वो जो आप खा रहे हैं बच्चे को टेबल पे अपने साथ बिठाइए और वो चीज़ें, ठीक है, रोटी उसको खानी है, आप उसको शोरबे में हल्का सा उसको मैश करके दे दें। चावल रखे हुए बगैर उसे मसाले वाले आपने निकाले, उसको मैश करके वो आपने बच्चे को देना शुरू किया, तो ये एक बहुत हेल्दी तरीका है, बजाय इसके कि आप वो आर्टिफिशियल और महंगे महंगे फूड्स पे जाएं। अच्छा आप एक सवाल है, क्योंकि उसके बाद हमें फौरन ब्रेक पर जाना है, कि किया गया है कि मेरा बच्चा 4 महीने का है और मुझे सिरिलैक का बोला गया, लेकिन मैं मलीदा खिचड़ी में 1/4 टीस्पून असली घी का डालकर जो है वो बच्चे को खिलाती हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने ये बोला है कि आप अपने बच्चे का जिगर खत्म कर रही हैं। इज दिस ट्रू? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, बच्चों को हम 4 महीने में, उन बच्चों को कहते हैं जो मिक्स
फीड पे होते हैं ना, कि टॉप फीड भी ले रहे हैं, मदर फीड भी ले रहे हैं। अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर है बच्चा तो हम कहते हैं आप 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाएं। 6 महीने पे आप अपनी वीनिंग डाइट शुरू करें और उसमें जो है वो खिचड़ी जो बच्चे की है वो घोट के एज इट इज सिंपल आप खिलाएं। अभी घी 4 महीने की उम्र में ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐड करते तो आप बच्चे का जिगर खत्म करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजीद जानेंगे इसमें ब्रेक के बाद। देखिए, जब ऑथेंटिक डॉक्टर होते हैं तो चीजें सही पता लगती है, चाहे डॉक्टर तारिक हो या हमारे पास आपा हो। तो हम मजीद जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत। जी शान है सर, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमारे साथ फिर हम डॉक्टर फरद की तरफ चलते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि तो आपने बता दिया कि हम जो है वो बच्चे को अगर देसी घी खिलाते तो उसमें कोई जिगर खत्म नहीं होता। एक चीज ये मुल्तान से सवाल, लेकिन टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने के बच्चे को देसी घी खिलाना शुरू कर दें, उसका एक टाइम है, उस वक्त आप खिलाएंगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। देसी घी से मालिश करें 2 महीने के बच्चे की, बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। पुरानी में अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कुछ लोग, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज पर स्टैंड करते हैं कि हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं, जहाँ बर्बरियत हो रही है, जो भी चीज हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फरद के लिए ये सवाल आया है कि हमें कुछ ऐसी चीज बताएं जो कि सेटिस्फाइड भी हो और हम बच्चे को उस प्रोडक्ट यानी सीरियलैक्स से दूर कर दें, क्योंकि दैट इज इजरायली प्रोडक्ट। देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे कहा प्रोग्राम के शुरू में कि देखिए बच्चे को बहुत सॉफ्ट गजा, जूद हजम जिसे कहते हैं, जल्दी हजम होने वाली गजा सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। और राइस बेस्ड चीजें उसमें अहम हैं, क्योंकि चावल जो है वो जूद हजम है, जल्दी हजम हो जाते हैं। तो उसके हम खीर भी बना के दे सकते हैं कि उसमें मिल्क डाल के उसमें चावल मैश करके दे सकते हैं, खिचड़ी से शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद हम वेजिटेबल्स पे आते हैं, वेजिटेबल सूप है या घर में वेजिटेबल है, पोटैटो दे सकते हैं, वो जो व्हाइट ओट्स होते हैं दे सकते हैं, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है फिर हम फ्रूट्स पे आते हैं। 6 महीने की उम्र में हम बच्चे को अंडा भी दे सकते हैं। पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि एग जो है हमें लेट देना चाहिए क्योंकि एलर्जीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस एलर्जीज को प्रिवेंट करने के लिए न्यू साइंटिफिक रिसर्च ये कि 6 मंथ्स पे हमें एग्स शुरू कर देने चाहिए ताकि फ्यूचर एलर्जी से बचा जा सके। अंडा दे सकते हैं आप, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, विटामिन डी भी है, उसमें बहुत अच्छे फैट्स भी हैं। उसके बाद जो है फिर हम गंदम वाली चीज़ों पे आते हैं। 1 साल के बाद हम बच्चे को टेबल फूड दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से इनिशियल 6 से 10 महीने के बच्चे को कौन कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं या हर फ्रूट दे सकते हैं? दे सकते, देखिए आप बनाना दे सकते हैं, आप आम दे सकते हैं, इस सीजन में है बहुत अच्छे, मतलब उसमें इतनी अच्छी न्यूट्रिशन है, इतने अच्छे मल्टीविटामिन्स हैं, इतनी अच्छी उसमें शुगर शामिल है कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है। और हमेशा बच्चों या बड़ों के लिए बेहतर वही होता है कि आप सीजनल फ्रूट खाएं। ठीक है। प्रिजर्व फूड जो साल भर के रखे हुए वो अब शौक में खाना, उससे बेहतर है कि जो सीजनल फ्रूट है वो आपको सस्ते भी होंगे और फ्रेश भी मिलेंगे, आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ सवाल आया है कि डाइट कुछ ऐसी बता दें कि जिससे पेट भरा रहे और मुझे बार बार भूख लगती है। सवाल है ये, मुझे नहीं मतलब बड़ों के लिए एडल्ट के लिए कि मुझे बार बार भूख लगती है और मंचिंग का आपको पता है कि हम फिर कुछ भी खा जाते हैं, तो मुझे कुछ ऐसी डाइट बता दें कि मैं अगर मुझे मंचिंग भी हो रही है, मैं वो खाता भी हूं तो मेरा वेट ना बढ़े। देखिए, वेट बढ़ने ना बढ़ने का कॉन्सेप्ट तो एक अलग है, लेकिन भूख ना लगे के लिए तो आप ऑयली फूड ज़्यादा लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत देर से वो हजम होता है, तो उससे आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। लेकिन पेट बहुत जल्दी बाहर आएगा। हाँ, पेट तो बाहर आने ही आना जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वजन ना बढ़े तो फिर आप कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट्स कम लें। ठीक है। फिर वो चीज़ें जिसमें कार्ब होते हैं उसमें फिर आपका वेट जल्दी गेन होता है। तो 2 चीज़ें लें, लेकिन पेट भरने का ये कि आप कहते हैं एक दफ़ा सुबह नाश्ता कर लिया तो रात तक खाना ही नहीं पड़े, वो फिर ज़रा इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप पंजाबी में तो खैर बड़ा मशहूर है कि पराठे का नाश्ता, तो आप पराठे खा के, और ये होता भी है कि आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया है तो आपको बहुत लंबे टाइम तक जो है भूख नहीं लगेगी और आप सारा काम भी अपना तसल्ली से कर सकते हैं। और ये हमारे सुन्नत रसूल भी है ना कि नाश्ता ऐसा करें कि बादशाह करता है, दिन को स्किप करो, रात में इसलिए खाएं कि आपने सुबह उठना है। और हमारे यहाँ पर बेस्ट तरीका ये है डॉक्टर, जो मैंने पढ़ा कि आप वो काले भुने हुए चने अगर खाते हैं। मैं यही कहने वाला था जो आपने बोला, काले चने अगर आप अपने पास रखते हैं, उसके अंदर बिल्कुल कोई स्वीटनर साथ ले लें, थोड़ा सा गुड़ वगैरह अगर होता है, थोड़ा सा देसी गुड़ मिल जाए, आप वो खा लें, बेहतरीन डाइट है, वजन भी नहीं बढ़ता इसके साथ। जबरदस्त। अच्छा, आप आपकी तरफ भी आएंगे फीमेल्स जो कि शादी से, एक सवाल ये है कि शादी से पहले 3 महीने पहले वो क्रैश वाली डाइटिंग करती हैं और वो लहंगे के अंदर जाती है और फिर वो लहंगा जो है वो फिर वो दरोगा बन जाता है बंदा, तो वो ओबेसिटी की तरफ जो खवातीन जाती हैं उनके लिए तो डाइट बता दें कि अगर उन्होंने एक लहंगे में फिट आना है कि वो स्लिम सी ब्राइड लगे,
तो वो क्योंकि कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कुछ खवातीन को। देखें, जहाँ कंसीव करने की बात है तो क्रैश डाइट को तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, चाहे शादी से पहले ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, खुराक थोड़ी सी कम करनी है। अगर ये कहते हैं कि रोटी अगर आपने रात की रखी हुई है और आप वो सुबह खा रहे हैं तो उसमें से कार्ब्स बहुत कम हो जाते हैं। चावल आपने फ्रिज में रखे हुए हैं और नेक्स्ट डे आप गर्म करके उसको खा लेते हैं तो उसमें से भी कार्ब्स बहुत कम हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ है पोर्शन कंट्रोल, दूसरी चीज़ है कि क्वालिटी, क्या चीज़ आप खा रहे हैं। आप घर की बनी हुई रोटी या चोकर वाली रोटी या जो अच्छी मल्टीग्रेन वो है वो आप खा सकते हैं, उसकी आप फिलिंग भी हो जाएगी और आपका बैलेंस भी होगा, बजाय इसके कि आप पराठे भी खा रहे हैं और या फिर आप ऐसी बिल्कुल ही क्रैश डाइट पे चले गए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आपने पोर्शन कंट्रोल करना है और पोर्शन कंट्रोल से प्लस आप एक्सरसाइज करें, आपकी शादी होने वाली है, अच्छी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और शॉपिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी बड़ी अच्छी वॉक हो जाती है, लेकिन ब्रिस्क वॉक वो आपको फायदा देती है। अच्छा, लेकिन शॉपिंग पे तो आप ज्यादातर बंद कबाब ही खा रहे होते हैं तो ये इससे तो वेट बढ़ता है ऑनेस्टली, कि कहीं पे भी आप जाते हैं गोलगप्पे लड़कियां खा लेती हैं कि फिर पता नहीं ससुराल जाके मिले ना मिले, तो अच्छा खासा यहीं से खा के जाती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रैश डाइटिंग भी करनी है, तो वो ये अफेक्ट करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कंसीविंग के। देखिए, न्यूट्रिशन तो आपकी इफेक्ट करती है और हम खवातीन को हमेशा यही कहते हैं कि अच्छी डाइट लें। देखिए, क्रैश का मतलब ये नहीं है कि आप सारी वो चीजें जो हेल्दी चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। हेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ से नहीं निकालना। जब आप अच्छी न्यूट्रिशन रखेंगे तो आप कंसीव कर सकते हैं। अमूमन मतलब मदर्स का वेट बढ़ता है बच्चों के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बढ़ता ही, वो एक नेचुरल है। आप उसको नहीं कह सकते कि जी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आप डाइटिंग करें, क्रैश डाइटिंग करें, आपका वेट बहुत नहीं बढ़े। हाँ, उस वक्त भी आप एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कार्ब्स ना लें, बैलेंस रखें। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें जैसे अजवाइन है, इसके बहुत फ़वायद हैं। मैंने देखा है कि जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो देती हैं अपनी बहुओं को चीज़ें, मतलब अजवाइन में डाल के। बहुत सारी ऐसी देसी चीज़ें होती हैं कि जो वज़न बढ़ने में, क्योंकि अब जो न्यू रिसर्च है, हम तो पहले ये देखते थे ना अपनी दादी नानियों को कि जी वो ये चीज़ें शामिल करती थी। अब जो मैं देखती हूँ नई रिसर्च में कि अजवाइन के बहुत फ़वायद हैं, मेटाबॉलिज्म उससे तेज़ होता है, कलौंजी है उससे मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, तो ये चीज़ें भी कंट्रोल करती हैं। और जो प्रेगनेंसी के बाद का भी वेट है, तो अब खुदारा जब आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो किसी क्रैश डाइटिंग के लिए आप ना सोचें। उस वक्त एक अच्छी डाइट लें, अपने बच्चे को अच्छा फीड कराएं जो कि उसका हक है। होता ये है कि इतनी खवातीन टेंशन में आ जाती हैं कि जी अब बच्चा पैदा हो गया, बहुत वेट बढ़ गया और अब इसको कम करना है, अब दूध नहीं आ रहा है आपकी क्रैश डाइटिंग की वजह से, लेकिन वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं लेकिन फीड नहीं करा रही, मतलब अपनी डाइट को क्रैश किया। ये गलत तरीका है। आप अच्छी डाइट लें और बच्चे को फीड कराएं। जबरदस्त। इसी के साथ वक्त खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे क्योंकि दो सवाल ऐसे हैं कि हम एक एज हो चुकी है हमें कंसीव करना, तो इसको हम फिर नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आके वक्त दिया। और जाते जाते सिर्फ एक बात कि सिर्फ उन लोगों की कदर करें कि जो आपके साथ मौजूद हैं, जैसे कि आपस से अभी बात हुई, इनको अभी पता लगा, लेकिन डॉक्टर तारिक के लोगों के लिए मैं कहूँगा, डॉक्टर तारिक जैसे हैं, जिस तरीके से लोग हैं कि जो आपके गम में आपके साथ खड़े होते हैं और सिर्फ आपको हौसला देते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि जब वक्त आता है तो जो लोग चले जाते हैं फिर भी उनके पीछे जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि जो चला गया वो आपको उस तरीके से छोड़ गया कि एक गड़ा है उसमें आपको धक्का दिया और आप बच गए, तो आपकी किस्मत। तो हमेशा उन लोगों की कदर करें। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम आपके सामने शो प्रेजेंट करते हैं। मेरे तमाम गेस्ट को और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी में खैर अगर सांसें चलती रहीं तो कल आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ हम ये ज़रूर दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। अल्लाह ने के बाद।